नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 14 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, जिसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। अब जल्द ही 17 जुलाई से ये शुरू होने वाली है, राइट? तकनीक कौन-सी है इसमें? हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक। रफ्तार होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। शुरुआती चरण में है, मेक इन इंडिया के तहत विकसित है। मोदी जी इसको हरी झंडी दिखाई। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमने बात करी थी, एक लंबा आर्टिकल जो है अलग-अलग ब्लू, ग्रीन, ग्रे हाइड्रोजन के बारे में हमने डिस्कस। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा में हमारी स्थिति को मजबूत करती है, राइट? वो ट्रेन एक बहुत मेजर जो है रिक्वायरमेंट जहाँ पे अ, एनर्जी की रहती है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन चलना बड़ी बात है और पहली ट्रेन होगी देश की, ठीक है? इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 10 आउट ऑफ 10, ठीक है? रूट याद रखेंगे, जिंद सोनीपत हरियाणा का। तकनीक याद रखेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक। स्पीड 75 किमी प्रति घंटा रहने वाली है और मेक इन इंडिया के तहत, यानी कि इंडिया ने खुद बनाया, राइट? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। चंबल गार्डन देखिए, कोटा का है और इसको काफी विकसित किया जा रहा है, तो एक बड़ी जो टूरिस्ट साइड है इंडिया की, वो बनने जा रही है ना? स्पेशली राजस्थान की। वो एक नया पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। चंबल गार्डन, चंबल के नाम से आपको पता चल रहा है कि कोटा में विकसित हो रहा है। तो इससे सवाल पूछा जा सकता है। 5 दशक पुराना स्थल है। प्राकृतिक सौंदर्य चंबल नदी का वो एक पहला आकर्षण रहेगा। दूसरा, भितरिया कुंड प्राचीन शिव स्थल भी है यहाँ पे। भितरिया कुंड भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। भितरिया कुंड जो है वो क्या है, या कौन से जो देवता का मंदिर है, तो आपको याद रखना है शिव स्थल है, ठीक है? और 2 वर्षों में इन्होंने लक्ष्य रखा है राजस्थान के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल करने का, तो चंबल गार्डन को भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम से। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया लौटाएगा भारत की 3 प्राचीन कलाकृतियाँ। देखिए बेसिकली क्या था, आपको पता है 200 सालों तक जो अंग्रेज है हमारे यहाँ रहे थे। इस समय में अनेक जो मूर्तियाँ हैं और मूर्तियाँ भी हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण मूर्तियाँ जो कि हमारी संस्कृति के हिसाब से प्राचीन धरोहर थी, उसको कई सारे लोग तस्करी के माध्यम से और अंग्रेज थे, सारे अधिकारी अंग्रेज थे, तो उनके माध्यम से भी अलग-अलग दुनिया के देशों में चली गई है। अब जहाँ भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं, तो वहाँ की सरकार से बात करते हैं कि भाई आपके यहाँ जो ये हमारी धरोहर है, इसको वापस कर दीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने 3 जो हमारी प्राचीन धरोहर है, उनको वापस करने का फैसला लिया है। क्या-क्या है? नंदी की ग्रेनाइट मूर्ति है, 11वीं-12वीं शताब्दी की है और देवी मद्रकर्ली के साथ में है, तमिलनाडु से संबंधित है। तीनों ही तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है? फिर कांस्य त्रिशूल है, 11वीं शताब्दी का है, कांसा से बना हुआ। भगवान मुरुगन स्कंद की प्रतिमा है, ये भी 12वीं शताब्दी की है, बेसाल्ट से निर्मित। ठीक है, तीनों ही जो हमारी धरोहर है, इनको लौटाने का फैसला ऑस्ट्रेलियन सरकार ने किया है, तो जल्द ही ये भारत लौटेगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी धरोहर है, हमारे पास लौटनी चाहिए। अब सबसे पहले डीआरडीओ का पिनाका जो लॉन्ग रेंज रॉकेट है, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि पिनाका क्या है, तो आपको याद रखना है लॉन्ग रेंज रॉकेट है भाई, ठीक है? रॉकेट है, गाइडेड रॉकेट। 7 किलोमीटर के लक्ष्य तक वो भेज सकता है ये। परीक्षण चांदीपुरा उड़ीसा में इसका परीक्षण किया और विकास करता कौन? डीआरडीओ की एक संस्था है। कौन सी है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो इसने इसको डेवलप किया, तो हो सकता है डीआरडीओ नहीं आए ऑप्शन में, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडीई आ जाए, तो भी आपको इसको राइट करना है, राइट? चलिए आगे। एफटीए साइन हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। अब ऑस्ट्रेलिया से मोदी जी पहुंचे थे न्यूजीलैंड, ठीक है? और वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब आप याद कीजिए, इससे पहले पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने क्या क्या डिस्कस किया है, देख लीजिए। यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ था, यूरोपियन यूनियन प्लस इंडिया, यूनाइटेड किंगडम प्लस इंडिया और ओमान प्लस इंडिया। ये जो 3 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि हाल ही के 6, 7, 8 महीने में हुए हैं, उनके बारे में हमने लगातार बात करी है, तो उसी तरह का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है न्यूजीलैंड के साथ किया है। 57% जो न्यूजीलैंड की चीजें हैं वो भारत को शुल्क मुक्त रहेगी, यानी कि उनपे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर 57 ही क्यों है, फ्री ट्रेड का मतलब तो पूरी सारी चीजें, ऐसा नहीं होता, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि न्यूजीलैंड का जो डेयरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा कैपेबल है। अगर उनके डेयरी सेक्टर को अपन परमिशन देते हैं इंडिया में आने की, तो हमारी जो सरस है, हमारे जो दूध के प्राइस है, दूध के दही के घरेलू मार्केट में, ये काफी ज्यादा कम हो जाए। इसलिए भारत सरकार के किसानों को, पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए मात्र 57% वस्तुओं को उनकी इंडिया में टैरिफ फ्री, ड्यूटी फ्री आने की परमिशन दी है।
जबकि इंडिया की 95% जो वस्तुएं हैं वो फ्री जाएगी। ठीक है, और ये दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पे ले जाता है, ऐसी बात जो है अपने प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। आगे देखिए, एक टाइम आउट 2026 की एक सूची आई है, उसमें भारत का एकमात्र शहर है जयपुर जिसने टॉप 10 में जगह बनाई। अब मैं तो सरप्राइज हो गया हूँ कि कल ही हमने एसडीजी, परसों ही शायद 3-4 दिन पहले एसडीजी की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, तो जयपुर की जो हालत है वो काफी फिसडी है। 12 स्थान नीचे जाके 20 पे चला गया, है ना, 22वीं रैंकिंग पे चला गया, 10 से 22वीं, है ना। बड़ी हालत खराब है, एनीमिया की सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इस सर्वे अलग तरह का है। इस सर्वे में क्या, फोन कॉल्स पे पूछा गया कि मान लीजिए 100 लोगों को जयपुर में कॉल लगाया। अब हमारी आदत होती है, हम सारी परेशानी, जैसे कहीं अगर कूड़ा पड़ा है हमें लगता ही नहीं प्रॉब्लम है, कहीं सड़क टूटी हुई है हमें लगता ही नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं, तो उस तरह उनके जो जवाब थे उसके हिसाब से ये जो रैंकिंग है जारी की है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, हमारी राजधानी का जो है 6ठा नंबर आया है और इसमें इंडिया का सबसे खुशहाल जो शहर है जयपुर को माना गया। बात इंग्लैंड पहला जो है स्थान है, पनामा सिटी जो है दूसरा स्थान, ग्वाडालाजारा जो मेक्सिको का है उसका तीसरा स्थान, और जयपुर राजस्थान 6ठा स्थान और एकमात्र भारतीय शहर है। ठीक है, अब देखिए, पेपर बनाने वाले तो खुश हो गए होंगे, सरकार भी खुश हो गई होगी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट, तो याद रखना है। अब देखिए, यहाँ सर्वेक्षण में 24,000 प्लस लोगों ने भाग लिया। कल्चर पे, कम्युनिटी पे, हैप्पीनेस के आधार पे ग्रेडिंग हुई। कल्चर के मामले में तो काफी अच्छा है, वैसे कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे। एक संगठन है इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन। इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, देखिए 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था हिंद महासागर के जो देश है, जैसे अगर अपन बात करें, ठीक है, यहाँ इंडिया हो गया, यहाँ श्रीलंका हो गया आपका, ठीक है, यहाँ मालदीव हो गया, ठीक है, यहाँ सेशल्स हो गया, ठीक है, यहाँ फिर आपके इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे हो गए। ठीक है, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो जितने भी हिंद महासागर में जो देश है इनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए आईयूआरए, इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी, एक क्षेत्रीय संगठन जो है बनाया था। अब इसके बारे में दोबारा बात हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जब प्राइम मिनिस्टर मिले थे तो दोनों ने बोला है कि भाई इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन जो है आईओआरए, ये एक महत्वपूर्ण संगठन है जहां अपन समुद्री सुरक्षा, समुद्री जो अर्थव्यवस्था है उस पे मिलकर सहयोग कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी की बात इन्होंने करी। ब्लू ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है समुद्र आधारित जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि समुद्र आधारित जो सहयोग है, समुद्र आधारित जो एक्टिविटीज है, उनके मामले में सारे देश मिलके एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे का संस्थागत विकास करके और इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस संगठन के बारे में आप याद रखेंगे, संगठन का उद्देश्य क्या है। आगे बोला जाता है, देखिए भारत में हम प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी डिस्कस करते हैं, लेकिन भारत में बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी है जो दुनिया की सबसे बड़ी है। इसमें एक बड़ा रीजन हमारी पॉपुलेशन का है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे यहाँ सिस्टम है, सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। सिस्टम बहुत बड़ा है लेकिन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, ये इंडिया की सबसे बड़ी ठीक है। 147 करोड़ की जो आबादी है दुनिया में सर्वाधिक हो गई है हमारी, चीन को भी हमने पीछे छोड़ दिया। सबसे पहली चीज, यहाँ अपन नंबर 1। 35,000 बच्चे प्रतिदिन जो है जन्मते हैं भारत में, यहाँ भी नंबर 1। वैश्विक आबादी में जो हमारा हिस्सा है 17.7%, ये भी पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। क्या पूरी दुनिया में है 830 अरब लोग, 830 करोड़ लोग, यानी कि 8.3 अरब लोग, उसमें से 147 करोड़ जो है भारत में है। या इसको करोड़ में बोले तो 830 करोड़ लोग पूरी दुनिया में है, उसका 17.7% यानी कि 147 करोड़ जो लोग हैं वो भारत में है। आगे, भाई लगभग 2.30 करोड़ लोग डेली ट्रेन से यात्रा करते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्तम रेल नेटवर्क में से एक हमारा है। 30 करोड़ स्टूडेंट है हमारे यहाँ, 1 करोड़ शिक्षक है। अब स्टूडेंट की क्वालिटी में प्रॉब्लम, शिक्षकों की क्वालिटी में प्रॉब्लम, लेकिन अगर संख्या की बात की जाए तो हम दुनिया में नंबर 1। 60% टीके हमारे यहाँ बनते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि दुनिया के जो जितने भी वैक्सीनेशन बनते हैं उसका 60% इंडिया में बनता है। सबसे ज्यादा दुनिया की जो जेनरिक दवाएं हैं वो इंडिया में बनती है। 99 करोड़ वोटर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को बनाता है। ये जो है भारत की मेजर व्यवस्थाएं हैं जो कि दुनिया में सबसे बड़ी है। एग्जाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में सोचने के लिए, आपका एक विस्तृत होराइजन बनाने के लिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाए। इसी पे एक भारत सरकार की भारत जनगणना 2036 एक रिपोर्ट आई है, यानी कि 2036 में क्या स्थिति रहने वाली है जनसंख्या की, उसके बारे में। और उसमें राजस्थान के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बोली है। क्या बोली है? कि भाई खनिज, पर्यटन, कृषि नहीं, उसके करोड़ों जो युवा है राजस्थान के,
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले हैं। आपको पता है इंडिया में भी जो युवा आबादी है उसकी संख्या अब धीरे-धीरे कम हो रही है। दुनिया में तो पहले से ही युवा आबादी की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है? और दुनिया में बोला जा रहा है कि भाई इंडिया को ना अपनी युवा आबादी से फ़ायदा उठाना है। अब राजस्थान इंडिया से भी ज़्यादा युवा आबादी वाला जो राज्य है वो बनने वाला है, यानी कि राजस्थान में युवा आबादी इंडिया की तुलना में भी प्रतिशत के रूप में अच्छी है। जैसे कि लगभग 3.59 करोड़ जो लोग हैं, युवा है राजस्थान में 15 से 39 साल के बीच में, यानी कि 15 से 39 का मतलब कामकाजी जनसंख्या। और जब कामकाजी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है तो इकोनॉमी भी ग्रो करती है और आपको प्रोस्पेरिटी भी जो है मिलती है। ठीक है, और 2036 तक 4 करोड़ युवा हो जाएँगे, यानी कि 15 से 39 वर्ष वाले कितने हो जाएँगे? 4 करोड़ हो जाएँगे। कहाँ? अकेले राजस्थान में। ठीक है? और इसके हिसाब से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को, उद्योग को, कृषि को, नवाचार की नींव बनेंगे ये युवा। और लगभग 15 से 59 की अगर बात करें तो 63% हो जाएँगे। क्या ये डेटा इम्पोर्टेंट है? ये डेटा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप मेंस का आंसर लिखें, तब इस डेटा का आप यूज़ कर सकते हैं। जब कोई इस तरह की इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में बात करे, जहाँ पे यूथ की बात करना आपको फ़ायदेमंद लग सकता है, तो वहाँ पे इसको यूज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए एसएमएस स्टेडियम और 3 अन्य स्टेडियम को लेके एनजीटी ने प्रतिबंध लगा दिए। सबसे पहले समझते हैं एनजीटी क्या है। देखिए इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या काम करता है ये? ये देखिए पर्यावरण की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है इसके ऊपर। पर्यावरण सुरक्षा की ज़िम्मेदारी। जहाँ भी इसको लगता है कि पर्यावरण सुरक्षा का पालन नहीं हो रहा है, पर्यावरण को हानि पहुँचाई जा रही है, वहाँ पे ये सीधी कार्रवाई कर सकता है। अब इसके नोटिस में है कि जो एसएमएस स्टेडियम है, यहाँ पे जो पानी है, पीने का पानी है, उसको बर्बाद किया जा रहा था। किस पे? पिच वगैरह पे, इन सारी चीज़ों पे। तो इन्होंने बोला कि भई आप पे प्रतिबंध लगाते हैं, आप आज से बंद कीजिए। अगर आपको कोई बड़ा आयोजन करना है, तो फिर आप हमारे पास आइए, हम परमिशन देंगे। साथ ही आपको इन्होंने बताया, हमने गाइडलाइन दे रखी थी कि आपको पिच के लिए जो है ट्रीटेड वाटर यूज़ करना था, यानी कि सीवेज का जो ट्रीटेड प्लांट के माध्यम से वो पानी यूज़ करना था, लेकिन आप तो फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं, है ना? ये बात है। यहाँ पे ये आर्टिकल डिस्कस करने के पीछे कि आप थोड़ा-सा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में समझें। अब यहाँ भी आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि आप इंटरनेट के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़िए। जो भी जानकारी आपको मिलती है, वो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? कब स्थापना हुई, क्या उद्देश्य है, हाल ही में इसने कौन-सी डिसीज़न्स ली, इस तरह से, है ना? अब एक इंडिया में एक बात की जा रही है कि भाई इंडिया में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हर 1 साल में, हर दूसरे साल में लोगों को लाइन लगवा के वोटिंग के लिए खड़ा कर दिया जाता है। ये तो कोई समस्या नहीं है, इंडिया के लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन समस्या है। समस्या एक है आचार संहिता। आचार संहिता। यानी कि जब भी इलेक्शन होता है आचार संहिता लगती है उससे पहले घोषणा होते ही। जब आचार संहिता लग जाती है तो पूरे विकासात्मक जो कार्य है, वो रुक जाते हैं। पॉलिटिशियन जो है, विकास के काम करने के बजाय रैलियाँ करने लगते हैं। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? देश का होता है। दूसरी बात, पैसा भी बहुत खर्च होता है। इलेक्शन होगा बार-बार तो बार-बार पैसा खर्च होगा, रैलियाँ होगी, सारी चीज़ें होंगी तमाम। क्या किया जाना चाहिए? तो फिर एक सजेशन आता है कि एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। यानी कि एक ही बार में संसद के चुनाव भी हो जाए, सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी हो जाए और जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके भी चुनाव हो जाए। इसके लिए एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता पीपी चौधरी कर रहे हैं। ये पीपी चौधरी हमारे यहाँ पाली से सांसद हैं। सबसे पहले तो एक सवाल यहीं बन जाता है, ठीक है? ये अध्यक्षता कर रहे हैं, इनको बताना है कि भई लागू करना है, नहीं करना है तो कैसे करना है। 99% जो नागरिक समाज संगठन है उन्होंने समर्थन दिया है। ऐसी बात कौन बोल रहे हैं? पीपी चौधरी जी बोल रहे हैं, ठीक है? अलग-अलग चुनाव में 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है, ये बात भी ये बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं लोग कि चलो आप हमें ये बताओ कि अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए जिन राज्यों का जो कार्यकाल है 2029 के बाद समाप्त होगा, जैसे अभी बंगाल में चुनाव हुए, कब हुए? 2026 में। इनका कार्यकाल 2000 कब होगा खत्म? 2031 में। तो भाई बंगाल की विधानसभा के चुनाव कब कराओगे? तो इन्होंने बोला है कि उनका कार्यकाल समय पे से पहले समाप्त करके और इलेक्शन करवा देंगे। चलो ठीक है। आगे बोलते हैं कि जिनका कार्यकाल 2029 से पहले खत्म हो रहा है, यार मान ली 2027 में, 2028 में किसी सरकार का, राज्य सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनके लिए क्या करोगे? कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ठीक है? या 2029 तक के लिए चुनाव अगर संभव है तो 2029 तक के लिए करवाएँगे, 29 में फिर दोबारा करवाएँगे। आगे सरकार अगर बीच में गिर गई, मान लीजिए 5 साल के लिए 2029 में इलेक्शन हुए, हरियाणा में सरकार 2 साल बाद ही समाप्त हो गई, गिर गई, तो क्या करेंगे कि भाई बचे हुए 3 साल के लिए इलेक्शन करवाएँगे, ना कि 5 साल के लिए।
तो ये सारी बातें जो उन्होंने बोली है और आगे बोला कि ये जो है संशोधन हमें करने पड़ेंगे, आधे से ज़्यादा राज्यों की मंजूरी भी इसमें मिलेगी। ये तमाम बातें इसमें हुई है। आगे देखिए एक जिला सहकारी जो बैंक है, देखिए एक हमारे हो गए शेड्यूल बैंक, जैसे हो गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, ये सारे जो बैंक है ये गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। तो बोला जाता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सूचित वाणिज्यिक। दूसरे होते हैं सहकारी बैंक, इनकी एक रैंकिंग आई है केपीआई रैंकिंग। उस रैंकिंग में सीकर का जो बैंक है उसने पहला स्थान प्राप्त किया, बूंदी के बैंक ने दूसरा स्थान, ठीक है, और जोधपुर के सहकारी बैंक ने तीसरा स्थान। तो एक तो ये रैंकिंग आप याद रखेंगे। एक श्रेणी थी एम पैक्स की, इस श्रेणी में निमोद जो है उसने प्रथम स्थान लिया, बूंदी ने दूसरा स्थान और घाट का बराना ने तीसरा स्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। ठीक है, रैंकिंग तीनों की, ये तीनों जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है बैंक, और ये जो है स्थान वाइज यानी कि पर्टिकुलर एमपैक्स में एक स्पेसिफिक बैंक ने, एक छोटी यूनिट ने कैसा काम किया है उसकी रैंकिंग। ठीक है, आगे शशि थरूर जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता है केरल से, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, काफी अच्छा आर्टिकल ये लिखते हैं, काफी अच्छी थॉट प्रोसेस है। इंग्लिश में आर्टिकल था, इसको हिंदी ट्रांसलेट करके आपके लिए लाया गया। ठीक है, इन्होंने कुछ बातें बोली अब तक की जो मोदी गवर्नमेंट की जो सफलताएं असफलताएं हैं उसके बारे में बात करें। देखिए दिक्कत क्या होती है, अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति लिखेगा, बीजेपी को सपोर्ट करने वाला, तो वो सिर्फ तारीफ करेगा आर्टिकल में। अगर कोई एंटी व्यक्ति बीजेपी का लिखेगा वो सिर्फ कमियां गिनाएगा। लेकिन इनके आर्टिकल की एक खूबसूरती ये है कि अच्छी चीजों को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को शाबाशी दे रहे हैं, और जो कमियां हैं उन पे भी बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, और हमें भी एज ए ब्यूरोक्रेटिक यही अप्रोच रखनी चाहिए कि जो अच्छी बातें हैं उनको सपोर्ट कीजिए, जो कमियां उन पे काम कीजिए। अब आगे बोलते हैं कि मोदी युग में भारत की एक तरफा जो समझ है वो कारगर नहीं है, आपको एक ही दृष्टिकोण से नहीं सोचना है। आगे बोलते हैं कि मोदी जी जो है सबसे लंबा जो रिकॉर्ड था नेहरू के नाम उसको तोड़ दिया है, यानी कि तीन सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हो गए। तीन कौन कौन से, सबसे पहले नेहरू, उसके बाद इंदिरा, और अब मोदी, यानी कि तीन जो महत्वपूर्ण लीडर इंडिया में अब तक आजादी के बाद हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण तीन में एक मोदी जी भी हो गए। उपलब्धि क्या है, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया की जो पहल है और जिस तरह टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया को आगे लेके गए हैं उसमें ये पूरे नंबर देते हैं मोदी जी। फिर बोलते हैं यूपीआई जो व्यवस्था बनाई। देखिए यूपीआई की जो व्यवस्था जब शुरुआत में लेके आए थे तो बहुत क्रिटिसाइज किया था, बोला गया था कि इंडिया में जो है अशिक्षा इतनी ज्यादा है, डिजिटल लिटरेसी इतनी कम है कि लोग कैसे यूपीआई करेंगे। ठीक है, लेकिन आज सब्जी के ठेले पे बैठी महिला भी यूपीआई से पेमेंट लेती है। ये बहुत बड़ी बात है, और पूरी दुनिया में हमने बात भी करी कि 10 और देश है जिन्होंने यूपीआई को ले लिया, और 10वां देश जो था ग्रीस था। आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि पहले क्या होता था, सब्सिडी खाते में नहीं मिलती थी, लेकिन मोदी जी ने जैम बनाया, जनधन आधार मोबाइल। पहले खाते खोले सबके, फिर आधार से उनको कनेक्ट किया, अब पैसा सीधा एक क्लिक से बैंक से सीधा व्यक्ति के खाते में आता है। बुनियादी ढांचे पे अच्छा काम किया, सड़क, रेल मार्ग, राजमार्ग, हवाई अड्डे, हाई स्पीड रेल, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये सारी उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि समस्या है, एक तो रोजगार सृजन की कमी, यानी रोजगार जितना होना चाहिए था अर्थव्यवस्था की गति के हिसाब से उतना नहीं है। संस्थाएं जो है वो कमजोर हो रही है, जैसे सीबीआई कमजोर, सीबीआई पे सरकार नियंत्रण रखती है। अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम और ईसाई, वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। इस मोर्चे पे अच्छा काम बीजेपी ने नहीं किया है। ये जो तीन मेजर कमियां हैं वो इन्होंने गिनाई है, और बाकी जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बात करी। चलिए, इन्होंने सबसे बोला है कि जेम के माध्यम से जो जनधन यानी कि खाते खुलवाए 50 करोड़ के आसपास, सबको आधार से कनेक्ट किया, मोबाइल से कनेक्ट किया, और जितना भी पैसा है वो डिजिटली ट्रांसफर होता है। यूपीआई भी जो काम किया और सीधा पैसा ट्रांसफर, इस वाले मोर्चे पे तो मोदी जी को 10 में से 10 नंबर देते हैं थरूर साहब को। ठीक है, आगे जो विदेश नीति है भारत की, यानी कि विदेशों को लेके, उसपे बोलते हैं कि इन्होंने नेहरू जी का ही अनुसरण किया है, जो कि एक अच्छी बात भी है। ऐसा राइटर शशि थरूर बोलते हैं। जैसे रणनीतिक स्वायत्ता, यानी कि हम किसी एक गुट में शामिल नहीं हुए, ना तो हम रूस के खेमे में बैठे जाके, ना अमेरिका के खेमे में। दोनों से अच्छे संबंध मेंटेन रखने की कोशिश करी, ये अच्छी बात है। अमेरिका, रूस, यूरोप सबको संतुलित करा, और भारत ने अपना रास्ता खुद बनाया, ये अच्छी बात है। आगे आलोचना किस पे करते हैं इस मुद्दे पे, कि ईरान युद्ध में भारत तटस्थ रहा जबकि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था, भारत को भी इनिशिएट लेके मध्यस्थता करनी चाहिए थी, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का सेतु बनना चाहिए था। ये बात थरूर साहब इसमें करते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, हमने हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में डिस्कस किया, चंबल गार्डन के बारे में डिस्कस किया,
ऑस्ट्रेलिया से 3 कलाकृतियाँ जो वापस आई उनके बारे में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पिनाका के बारे में, न्यूजीलैंड के साथ में जो एफटीए हुआ है उसके बारे में बात करी है। जयपुर 6th नंबर पे आया है, इंडिया की एकमात्र सिटी है और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी हमने बात करी थी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फ़ायदेमंद हो और आप अच्छे से डिस्कस करते रहें, स्टडी करते रहें। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।